BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की कक्षा बच्चों कक्षा 9वीं है। 9वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है आपके पाठ्य पुस्तक गणित से गणित भाग पहला मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट 1 अर्थात आर्थिक नियोजन भाग पहला, जो कि प्रकरण 6 है आपके पाठ्य पुस्तक में। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी है, चलन है, जिसमें आप नोट देख रहे हैं। मतलब यह हमारा जो प्रकरण है वो किसी न किसी तरह इसी अर्थ या रुपए, पैसे, इनकम, आय पर आधारित है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमारे प्रमुख जो मुद्दे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक नियोजन का परिचय, वो सिंपल सी बात। उसके बाद हम बचत और निवेश को समझेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न, शाब्दिक प्रश्न, उदाहरण देखेंगे। उसके बाद कर संरचना, टैक्सेशन क्या होता है, यानी अगर हमारी आय है तो उसका कुछ हिस्सा हमें कर के रूप में सरकार को देना होता है। तो किसे देना है, किसे नहीं देना है, कितनी आय पर देना है, कितना देना है, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आयकर का कैलकुलेशन, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, यह हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है आर्थिक नियोजन में बचत और निवेश। तो ये बचत और निवेश किसके लिए है भाई? जो पैसा कुछ कमाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, धंधा करता है, तो उसे महीने में या सालाना या जिस हिसाब से तय हो कुछ न कुछ धन मिलता है उसके बदले में, ताकि वो अपने घर परिवार का खर्चा चला सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। तो जितना इनकम उसे मिलता है, क्या वो सारा का सारा खर्चा कर देगा? अगर वो सारा का सारा खर्चा कर देगा तो इमरजेंसी में, आपातकाल में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर एक निवेशक आवश्यकता अनुसार रकम खर्च करता है और फिर शेष रकम की बचत करता है, ताकि क्या होगा, आगे वह उसका उपयोग कर सके इमरजेंसी में। तो वैसे ही बचत की हुई रकम को सोच समझ कर निवेश करता है। इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं, यानी अर्थ पैसे का नियोजन करना। खर्चा करना नियोजन नहीं होता है। खर्चा के अलावा जो धन बचता है
उसे निवेश करना, उस धन में वृद्धि करना, उसकी प्लानिंग करना, वह आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। तो संपत्ति में वृद्धि या आय में वृद्धि, सुरक्षितता आर्थिक नियोजन के मुख्य प्रयोजन है। यानी हमारा जो इनकम है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसका दाम बढ़े, हमें उससे कुछ लाभ मिलता रहे आगे, यही आर्थिक नियोजन का प्रमुख प्रयोजन है। तो आर्थिक नियोजन करने से हमारे धन के मूल्य में वृद्धि होती है। तो हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? आर्थिक नियोजन पर, जो कि हमारा पाठ है। बचत और निवेश क्या है? बचत सुरक्षित रखना तथा उसमें वृद्धि होना हितकर होता है। यानी खर्चा होने के बाद जो कुछ रकम हमारे पास बचता है महीने में, उसको सुरक्षित रखना और इस तरह रखना कि उसमें वृद्धि भी होती रहे। कुछ रकम बची है तो अगले महीने, अगले साल तक उसमें कुछ वृद्धि हो जाए, इस तरह से हमें कार्य करना होता है। बचत की हुई राशि हम सामान्य तौर पर कहाँ रखते हैं? तो हम बैंक में अथवा पोस्ट ऑफिस, डाकघर में सुरक्षित रखते हैं। बैंक के बचत खाते में राशि जमा होती है और उसका उपयोग आजकल हमें कैशलेस व्यवहार में होता है। मतलब बिना जेब में नकद रखे हम आर्थिक व्यवहार कर सकते हैं। आपको पता ही है आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पता नहीं कई तमाम कार्ड, फिर उसके पहले चेक द्वारा व्यवहार, आजकल मोबाइल द्वारा बैंकिंग होता है विविध एप्लीकेशन से, जिसमें हमें पैसा प्रत्यक्ष देना नहीं है, सीधे हम कैशलेस, नकद रहित व्यवहार करते हैं। आप लोगों को पता है, आपको रिचार्ज करना है, आप पैसा नहीं देते हैं कंपनी को, मोबाइल कंपनी को, आप मोबाइल से ही बैंक पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना प्रत्यक्ष वहाँ गए। तो ये सब कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है। ऐसे व्यवहारों के कारण अपने पास अधिक नकद राशि नहीं जमा रखना पड़ता है। यानी हमें हमेशा कैश लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, और कैश रखने में डर भी होता है, गुम हो जाने का, चोरी हो जाने का खतरा बना रहता है, तो उससे हम बच गए हैं। तो बचत और निवेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और निवेश अलग अलग प्रकार के हैं, बराबर। जो निवेश करता है उसे निवेशक कहते हैं। अगर हम बचत करके कहीं पर कुछ पैसा लगा रहे हैं तो हम भी निवेशक होंगे। और निवेश कहाँ कहाँ होता है? तो बैंक में, डाकघर में, इन संस्थाओं में सामान्य तौर पर हम निवेश करते हैं, क्योंकि हमारी जो रकम है वह वहाँ सुरक्षित होती है। ऐसा हमें अनुभव प्राप्त हुआ है। उसके अलावा थोड़ा जोखिम वाला, जहाँ रिस्क ज़्यादा लेना है, लेकिन वहाँ पर पैसे मिलने की संभावना भी अधिक होती है और नुकसान होने का खतरा भी अधिक होता है। तो शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से थोड़ा जोखिम होता है, क्योंकि जिस उद्योग के लिए राशि का निवेश किया जाता है, उस उद्योग में हमने पैसा लगा दिया शेयर या म्यूचुअल फंड में, और वह पैसा किसी उद्योग में लगता है इनडायरेक्टली, और उस उद्योग में अगर नुकसान हुआ तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा, और उस उद्योग में फ़ायदा हो गया तो हमें भी अधिक लाभ मिलने का मौका होता है। चलिए हम शुरू करेंगे। आय और निवेश पर आधारित कुछ उदाहरण को हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, किस तरह ये आय और किस तरह उसका निवेश होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है। श्याम राव का 2015-16, चूँकि यह पुस्तक के हिसाब से है तो उस साल का यह हिसाब किताब है कि सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के पश्चात वार्षिक आय, यानी पूरे साल की आय 6,40,000 रुपये है। यानी जितना उनकी आय है, उस पूर्ण आय में से जो भी टैक्स काट देने के बाद उन्हें 6,40,000 रुपये साल के मिलते हैं। वो क्या करते हैं फिर? वे हर महीने
₹2000 बीमा की किस्त जमा करते हैं। फिर वार्षिक आय का 20% हिस्सा वे भविष्य निर्वाह निधि यानी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं ताकि आगे काम आए। और उसके बाद आपातकालीन खर्चा करने के लिए हर महीने ₹500 वो अलग से रखते हैं अपने पास हर महीने। तो अब हिसाब हमें क्या लगाना है कि वर्ष भर उनके पास खर्च करने के लिए कितनी राशि शेष रहती है। तो ₹6,40,000 उन्हें मिले और इतना उन्होंने अलग अलग जगह पर निवेश कर दिया। तो ये सब रकम निकाल देने के बाद जो रकम बचती है वही होगा खर्च करने के लिए राशि उनके पास जो बचेगी। तो उसका हिसाब कैसे लगाएंगे? तो यह जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 95 पर है। आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको यह 95 पर प्रश्न मिलेगा। चलिए उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला काम क्या है? जो हमारे पास जानकारी उसको समझते हैं। वार्षिक आय श्याम राव की हमें पता है। उसके बाद हमने उसको नोट कर लिया कि श्याम राव की वार्षिक आय जो है वो ₹6,40,000 है। ये पहला काम हमने कर लिया। अब वो कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो बीमे की किस्त भरते हैं वो कितना? ₹2,000 हर महीने। तो साल भर में 2000 गुणे 12 है ना। तो बीमा के लिए नियोजन कितना हुआ उनका? 2000 हर महीने के हिसाब से 12 महीने साल भर का हो गया 2000 गुणे 12 ₹24,000। ये पहला हमने निवेश देखा किस्त के रूप में। दूसरा, भविष्य निर्वाह निधि में भी वो पैसा जमा करते हैं। कितना? 20% यानी पूरी आय का 20%। तो 6,40,000 का 20% हिसाब लगाएंगे। 6,40,000 गुणे 20/100 सरल करेंगे तो आएगा ₹1,28,000 हर साल वो भविष्य निर्वाह निधि में जमा करते हैं। तीसरा है आपातकालीन खर्चा। प्रश्न में देख रहे हैं ना, वह कितना है? हर महीने का ₹500, मतलब साल भर का 500 गुणे 12 मतलब 12×5 = 60। ₹6,000 वो इमरजेंसी खर्चा सालाना निकाल लेते हैं। तो उस हिसाब से उनकी वार्षिक आय 6,40,000 और अलग अलग जगह पर निवेश कर दिया उन्होंने। तो ₹24,000 बीमा के लिए, ₹1,28,000 भविष्य निर्वाह के लिए और आपातकालीन के लिए ₹6,000। चलिए इसी का हम हिसाब लगाते हैं। तो हमने देखा श्याम राव की वार्षिक आय ₹6,40,000 और अलग अलग जगह पर निवेश ₹24,000, ₹1,28,000 और ₹6,000। तो कुल उन्होंने कितना नियोजन किया, इन्वेस्ट किया, प्लानिंग की? तो 24,000, 1,28,000 और 6,000। इन तीनों को मिलाकर उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, नियोजन किया है? वह हुआ कुल जोड़ने पर रकम मिलेगी 24,000, 6,000, 30,000 हो गया। 1,28,000 में 30 जोड़ देंगे तो ₹1,58,000, ₹1,58,000 यह इनका इन्वेस्ट हुआ उनकी वार्षिक आय में से। तो वार्षिक खर्च करने के लिए उनके पास कितनी राशि बचेगी? तो 6,40,000 में से 1,58,000 निकाल देंगे। तो वार्षिक आय में से जो नियोजित रकम है उसको घटा देंगे तो उनके पास जो रकम बचेगी वह रकम वह साल भर अलग अलग जगह खर्चा करने के लिए उनके पास बचेगा। तो घरेलू खर्चे के लिए उनके पास कितनी रकम बचेगी? 6,40,000 में से 1,58,000 निवेश हो गया तो रकम बच गई ₹4,82,000। अब इसी रकम से वो साल भर अपने घर का खर्चा देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये हमारा उत्तर हुआ। तो वार्षिक खर्च करने के लिए कितनी रकम बची उनके पास? ₹4,82,000।
अब इसी तरह के एक प्रश्न देखते हैं दो, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 98 पर है। प्रश्न संग्रह 6.1 में क्या प्रश्न है ये ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न, अलका प्रति माह भेजी जाने वाली राशि में से 90% राशि खर्च करती है। मतलब अलका कहीं पर रहती है, उसे उनके मम्मी पापा हो सकता है कुछ रकम भेज रहे हैं, तो वो क्या करती है, हर महीने उसमें से 90% राशि है वो खर्च कर देती है और प्रति माह 120 रुपये की बचत भी करती है। 120 रुपया बचा लेती है खर्चा करने के बाद। तो हमें बताना है कि आखिर में उसके पास कितनी रकम हर महीने भेजी जाती है, इसका पता लगाना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या कि माना अलका को भेजी जाने वाली जो राशि है वो P रुपये है। अगर अलका को हर महीने P रुपये भेजी जा रही है तो अलका क्या करती है, हर महीने 90% खर्च करती है। मतलब P का 90% वो खर्च कर देती है। तो P गुणे 90% यह खर्च करती है। तो वह हो गया P गुणे कितना होगा, 90% को हम भिन्न के रूप में सरल कैसे करेंगे, 90/100 होता है। अर्थात यह हो गया 90P/100। तो 90P/100 रकम जो है वो खर्च करती है। कितने में से, P में से। तो उसके पास प्रति माह जो शेष रकम है वो कितनी है, तो प्रश्न के हिसाब से 120 रुपया है। और हमने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से कितनी रकम बचेगी, वह P रुपये में से 90P/100 खर्चा कर देती है। तो भेजी जाने वाली राशि कितनी होगी, जितना वो खर्च करती है और जितना उससे बचत करती है, दोनों मिलाकर भेजी जाने वाली राशि होगी, है ना। तो खर्च राशि और बचत राशि मिलाकर ही कुल राशि होगी। अब इन तीनों जानकारियों में से जो जो हमारे पास है उसको वहाँ लिखेंगे। भेजी जाने वाली राशि कितनी है, P है। प्रतिमाह खर्च राशि कितनी है, 90P/100। और प्रतिमाह बच कितना रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से बच रहा है 120। तो यह एक समीकरण का रूप हो गया। यहाँ पर बटे 100 है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, तो जो P है वो 100P हो जाएगा। 90P/100 हो जाएगा 90P। धन 120 हो जाएगा गुणे 100 12,000। तो सरल रूप में बन जाएगा ये 12,000 धन 90P। सरल करेंगे और आगे समीकरण को, तो 100P पक्षांतर किया 90P को, तो ऋण 90P हो गया बराबर 12,000। 100P में से 90P घटाने पर कितना बचेगा, तो बचेगा 10P। किसके बराबर हुआ, 12,000। अब ये समीकरण आसानी से आप हल कर लेंगे। तो P बराबर कितना हुआ, 12,000/10। अब 10 को कैसे काटना है आपको अच्छी तरह से पता है। 0 से 1 0 कट गया, ऊपर बच गया 1200। तो P जो आ गया कितना, 1200। और ये P क्या है, अलका को भेजे जाने वाली राशि है। तो इस प्रकार हमारा हल हुआ। उत्तर मिला कि अलका को भेजी जाने वाली जो राशि है वो है 1200 रुपये। तो इस तरह से हमने यह प्रश्न हल कर लिया। तो अलका को हर महीने कितनी राशि भेजी जाती है, 1200 रुपये। उसका 90% वो खर्च करती है, तो बचता है 120 रुपया। आप हिसाब लगा लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है प्रश्न संग्रह 6.1 का ही। ध्यान से देखिए, प्रश्न में वाक्य लंबे हैं, लेकिन सिंगल सिंगल वाक्य को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सुमित ने, ध्यान से देखिए, सुमित ने 50,000 रुपये पूंजी लगाकर खाद्य व्यंजनों का व्यवसाय शुरू किया, है ना। खाद्य व्यंजन आजकल फूड कॉर्नर शुरू किया उन्होंने 50,000 रुपये लगाकर। उसमें से उसे पहले साल 20% हानि हो गई। एक साल में क्या हो गया, उसका 20% नुकसान हो गया। तो 50,000 रुपया उनके पास था, 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब जो रकम बचा, उस रकम से क्या किया उन्हें, दूसरे साल फिर दूसरा व्यवसाय शुरू किया, मिठाई का व्यवसाय। और उसमें उन्हें एक साल बाद क्या हुआ, 5% का लाभ हो गया, फायदा मिल गया। तो मूल पूंजी पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो 2 साल के बाद जब हिसाब लगाया गया कि शुरू में 50,000 लगाया और 2 साल बाद उन्हें कितना रकम मिला, उसके हिसाब से आपको पता लगाना है कि क्या उन्हें इस पूरे व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुआ। तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ ये बताना है। सबसे पहले ये जो 50,000 क्या था, पहले साल की हानि निकालने के लिए इसका उपयोग होगा। तो रकम लगाया 50,000, पहले साल की हानि हुई 50,000 का कितना। तो पहले हमें सुमित की कुल पूंजी 50,000 थी, इसलिए हानि जो निकालना है इसी 50,000 पे निकालना पड़ेगा। और वो कितना था, 20%। तो गुणे 20% 50,000 का, और वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 50,000 गुणे 20/100। और अगर हम सरल करें तो दोनों शून्य 100 से कट गया, तो 500 गुणे 20, मतलब पहले साल उन्हें जो नुकसान हुआ फूड कॉर्नर में, खाद्य व्यंजन के व्यवसाय में, वो हुआ 10,000 रुपया। 500 गुणे 20, 10,000 का नुकसान हो गया। 50,000 में से 10,000 का नुकसान हो गया, मतलब उनके पास कितनी रकम बची, आप बता सकते हैं कितनी रकम बची, 40,000 रुपये बची, है ना। चलिए, अब दूसरे साल के लिए शेष पूंजी क्या हुई। तो 50,000 पहले था उनके पास, 10,000 का घाटा हो गया, मतलब उनके पास बचा 50,000 ऋण 10,000 बराबर 40,000 रुपया। अब ये 40,000 रुपया लेकर उन्होंने फिर नया व्यवसाय शुरू किया, मिठाई का व्यवसाय। तो 40,000 रुपये का जब उन्होंने व्यवसाय शुरू किया लगाकर, तो उनको इस पर 5% लाभ हुआ, प्रश्न में कहा गया। तो दूसरे साल की पूंजी पर उन्हें 5% लाभ हुआ, मतलब 40,000 का 5% जो रकम है वह उन्हें लाभ के रूप में मिला इस व्यवसाय में। तो इसको देखते हैं, 40,000 का 5% कितना होगा, तो गुणे 5/100 हुआ। 40,000 का 100 से कट गया, 400 गुणे 5, मतलब 2,000 रुपया उन्हें फ़ायदा हो गया। तो 40,000 की रकम पर 2,000 मिल गया, मतलब 2 साल बाद उनके पास रकम कितनी बची, 40,000 उनकी रकम थी और 2,000 फ़ायदा हुआ अलग से, मतलब यह हो गया 40,000 और 2,000, मतलब 42,000 रुपये, 42,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल के बाद उनके पास 42,000 रुपया आ गया। और शुरू में कितना था आपको पता है ना, शुरू में उनके पास 50,000 था। तो शुरू में 50,000 और 2 साल बाद 42,000 हो गया, मतलब फिर भी उनको नुकसान ही हुआ है, थोड़ा कम हो गया। पहले 10,000 का नुकसान हुआ था, बाद में 2,000 मिल गया। तो मूल पूंजी पर हानि कितनी हुई, नुकसान, तो पहले थे 50,000, 42,000 2 साल बाद जमा हो गए, मतलब उनको जो हानि हुई वो 8,000 रुपये का नुकसान। तो 50,000 पर 8,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो अब हमें प्रतिशत हानि निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि की रकम गुणे 100 बटे मूलधन या मूल राशि। तो मूल राशि या मूल पूंजी, इस सूत्र के हिसाब से हानि 8,000 गुणे 100
बटे मूल पूंजी जो कि 50,000 थी। सरल रूप देंगे इसको, 4 जीरो नीचे है, ऊपर भी 100 के 2 जीरो कट गए और 8,000 के 2 जीरो कट गए। 80 बटा 5, 5 से 80 को काट दिया तो आ गया 5 एकम 5, 5 छक्की 16। तो प्रतिशत हानि हुई 16, या यूँ कहेंगे हम कि सुमित को मूल पूंजी पर 16% की हानि हुई। तो मूल पूंजी पर हानि हुई 16%। एक प्रश्न और देखते हैं ध्यान से। 5वां प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में। समीरा ने अपनी कुल आय राशि में से, जो भी आय थी उनकी, 3% आय सामाजिक कार्य के लिए दे दिए और 90% आय खर्च कर दिए। अब उसके पास बच गए 1750 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी उसकी महीने की आय बतानी है। तो हर मासिक आय में से वो क्या करता है, उसने किया 3% खर्च किया सामाजिक कार्य में और 90% और खर्च कर दिया, और अंत में बचता है महीने के अंत में 1750 रुपये। तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसको हल करने का 2 तरीका है। एक तो मासिक आय पहले P मानकर प्रतिशत द्वारा हल करें, या हम 100 मानकर करें। तो माना समीरा की मासिक आय 100 रुपये थी। अगर 100 रुपये है यानी 100% है, तो सामाजिक कार्य के लिए उसने 3% मतलब 3 रुपये खर्चा किया 100 में से, और अन्य जो खर्चा है वह है 90 रुपये उसने किए। मतलब उन्होंने कुल खर्चा किया 100 में से 90 और 3 93 रुपये। तो उनके पास कितनी रकम बचेगी 100 में से? 93 खर्चा, 7 रुपया बचा। तो 7 रुपया बचा, ये किस हिसाब से 7 रुपया बचा आपको पता है ना? ये 100 रुपया जब हमने मासिक आय माना था तो 7 रुपया बच गया। अब हम क्या करेंगे, समानुपात के द्वारा हम असली रकम ज्ञात करेंगे। कैसे? 7 रुपया शेष बचा कब? जब मासिक आय कितनी थी? 100 रुपये, है ना? अब प्रश्न के हिसाब से मान लिया, माना समीरा की मासिक आय P रुपये है, तो शेष कितना बचा? 1750 बचा है इस मूल रकम में। तो यहाँ पर मासिक आय और शेष रकम मिल गया, और पहले 100 में भी मासिक आय और शेष रकम मिल गया। दोनों का अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे। मतलब P जो मासिक आय है बटे जो शेष रकम है उसका अनुपात। तो वहां पर मासिक आय 100, शेष रकम 7 रुपये है, पहले हमने देखा। इस तरह से यह एक समीकरण का रूप मिला। इसको हम सरल करेंगे तो क्या मिलेगा? P बराबर 100 बटे 7, राइट साइड में पहले से ही है, 1750 का पक्षांतर तिरछा गुणा गुणे 1750 हो गया बटे 7। 7 से 1750 काटेंगे, 7 दूनी 14 और 3 बचा, 7 बचे 35, 0। इस तरह से 100 गुणे 250 मिला हमें P का मान। वो कितने के बराबर हुआ? 25,000। तो P आया 25,000, जो कि क्या है? समीरा की मासिक आय। इस तरह से समीरा की जो मासिक आय है वह कितनी है? वह है 25,000 रुपये। तो इस तरह हमने यह कैलकुलेशन कर लिया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।